मेरी शादी को मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे। ससुराल में सब लोग ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे थे, लेकिन अजीब सी बातें अक्सर मन मन को खटकती रहती। शुरुआत में लगा कि शायद मेरा ही वहम हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ हरकतें इतनी साफ दिखने लगी कि अनदेखा करना असंभव था। सबसे अजीब मुझे मेरे देवर लगते थे। वो उम्र में मुझसे बस 2-3 साल छोटे थे। दिन में तो बिल्कुल सामान्य रहते, पढ़ाई करते, दोस्तों से बातें करते, लेकिन रात के समय उनका बर्ताव बदल जाता। एक रात मैं आंगन में कपड़े सुखाने गई थी, तभी अचानक पीछे से किसी की आहट आई। मैं मुड़ी तो देखा देवर अंधेरे कोने से मुझे घूर रहे थे। उनकी नज़रें सीधी मेरी ओर थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा वह तुरंत नज़रें झुकाकर अंदर चले गए। मैंने सोचा शायद संशय होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। कभी मैं कमरे से बाहर निकलती तो वह दरवाजे के पास खड़े मिलते, कभी आंगन में कपड़े उतारने जाती तो उनकी परछाई मुझे महसूस होती। सबसे डरावनी रात वह थी जब मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधा दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। मैं धीरे से उठी और देखा देवर चौखट पर खड़े मुझे देख रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। सुबह पति को बताने का मन हुआ, लेकिन जुबान थम गई। मेरे मन में डर था कहीं पति को लगे कि मैं उनके भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे चुपचाप सब देखना और समझना होगा, क्योंकि साफ था इस घर में कुछ भी उतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखता है। उस रात के बाद से मेरा मन और भी बेचैन रहने लगा। मैं हर वक्त चौकन्नी रहती, दरवाजे बंद करके ही सोती, लेकिन डर यह था कि कब तक यूँ छुप छुप कर जी पाऊंगी। देवर की हरकतें और साफ होने लगी थी। दिन के उजाले में वह मुझे भाभी कहकर बड़े आदर से बात करते, लेकिन जैसे ही रात होती उनका चेहरा और नज़रें बदल जाती। एक दिन की बात है, मैं रसोई में अकेली काम कर रही थी। सास अपने कमरे में थी, पति दफ्तर गए हुए थे। तभी देवर धीरे धीरे रसोई में आ गए। भाभी चाय बना रही है। उन्होंने सहज बनने की कोशिश की। मैंने सिहलाया पर ध्यान अपने काम पर ही रखा। अचानक उन्होंने पास आकर कहा, आपको पता है जब आप मुस्कुराती हो तो बहुत बहुत अलग लगती हो। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे मेरा दिल धड़क उठा। मैंने तुरंत पलटकर उन्हें घूरा और सख्ती से कहा, ये कैसी बातें हैं? आप मेरे देवर है, भूलना मत। वह थोड़ी देर खामोश रहे, फिर अजीब सी मुस्कान के साथ चले गए। उस पर मुझे समझ आ गया कि ये सब आंसू ही नज़रें भरने तक समेत नहीं रहने वाला। रात को पति आए तो मन क्या सब बता दूँ, लेकिन डर लगा कि कहीं उन्हें लगे मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रही हूँ। मैंने सोचा पहले खुद और सबूत देख लूँ। कुछ दिन बाद मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। मुझे हल्की सरसराहट सुनाई दी। मैंने सोचा शायद हवा है, लेकिन जब नज़र बाहर पड़ी तो देखा देवर दीवार के पीछे छुपकर झांक रहे थे। इस बार गुस्से और डर दोनों ने मुझे जकड़ लिया। मैंने अचानक दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया। वे भागते सीढ़ियों की ओर चले गए। मेरी धड़कन इतनी तेज़ थी कि जैसे छाती से बाहर आ जाएगी। अब मैं और चुप नहीं रह सकती थी। उस रात पति के सोने के बाद मैंने उन्हें धीरे से जगाया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत ज़रूरी। पति ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा, तुम्हारे भाई, उनकी हरकतें ठीक नहीं हैं। वो मुझे अजीब तरह से देखते हैं, मेरे कमरे के बाहर खड़े रहते हैं, और आज तो उन्होंने ऐसी बातें भी कही। मेरे शब्द अधूरे रह गए। पति का चेहरा देखकर मेरा डर और बढ़ गया। पहले तो उन्होंने चुपचाप मेरी ओर देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो। फिर धीरे से बोले, क्या तुम पक्के तौर पर कह रही हो? कहीं तुम्हें वहम तो नहीं हो रहा? उनका सवाल मेरे दिल में तीर की तरह लगा। यही तो डर था कि वह यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, मैं सबूत चाहती हूँ, और कल से तुम खुद देखना कैसे वो मुझे घूरते हैं, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पति ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं खुद नज़र रखूँगा। उस पल मुझे हल्का सा सुकून मिला, लेकिन साथ ही डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अब सच सामने आने ही वाला था। अगले ही दिन से पति ने मेरी बात को परखना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी नज़रें हर वक्त देवर पर टिकने लगी। दिन भर घर का माहौल सामान्य रहा। देवर मेरी तरफ दिखावे में बिल्कुल आदर से पेश आए। शायद उन्हें आभास हो गया था कि पति चौकसी कर रहे हैं। लेकिन रात की कहानी अलग थी। जब उस रात हम दोनों, मैं और पति, कमरे में सोने जा ही रहे थे कि अचानक पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, दरवाज़ा पूरी तरह बंद मत करना, मैं चाहता हूँ देखूँ कि सच में क्या होता है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन अंदर कहीं यह भी चाहती थी कि पति खुद देख ले। करीब आधी रात को अचानक हल्की सी आहट हुई। मैं जाग रही थी, लेकिन पति सोने का नाटक कर रहे थे। दरवाजे के बाहर छाया सी हिली। धीरे धीरे कोई नज़दीक आया। मेरी सांस रुक सी गई, और फिर दरवाजे की दरार से वही नज़रें, देवर की आंखें साफ दिखाई दी। वह लगातार अंदर झांक रहे थे। पति धीरे धीरे उठे बिना आवाज़ के और अचानक दरवाज़ा खोल दिया। देवर चौखट पर खड़े पकड़े गए। उनकी आंखों में हैरत थी, चेहरा पसीने से भीग गया। पति ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, ये क्या कर रहे थे तुम? देवर बुरी तरह घबरा गए। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। पति ने जोर से धक्का दिया और कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? कई दिनों से देख रहा हूँ मैं। आज रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं कमरे में खड़ी कांप रही थी। डर और राहत दोनों महसूस हो रहे थे। देवर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं अकेला रहता हूँ, दोस्तों के साथ बिगड़ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पति का चेहरा गुस्से से लाल था। गलती? इसे गलती कहते हो? अपनी भाभी को रात बिरात ताड़ना, दरवाजे पर खड़े रहना, यह गलती है? अगर आज मैंने न देख लिया होता तो मैं भी अपनी बीवी पर शक करने लगता। सास की नींद खुल गई और वह भी बाहर आ गई। उन्होंने जब सारा मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? वह रोते हुए बोली। देवर बार बार सिर झुकाकर माफ़ी मांगते रहे, लेकिन पति का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उन्होंने सख्ती से कहा, अब बस, कल सुबह सबसे पहले तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जब तक तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं आती तब तक इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सास रोकर कहने लगी, बेटा, चाहे सज़ा दे दो पर घर से मत निकालो, ये और बिगड़ जाएगा। लेकिन पति ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका गुस्सा और चोट दोनों गहरे थे। उस रात कोई नहीं सो पाया। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, दिल में डर और सवाल लिए हुए।
क्या सचमुच कल से घर की तस्वीर बदल जाएगी? सुबह का माहौल बेहद भारी था। रात की घटना के बाद सबकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। पति का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। जैसे ही सूरज निकला उन्होंने देवर को सामने बुलाया। आज से तू इस घर में नहीं रहेगा। पति की आवाज़ सख्त और ठंडी थी। देवर कांपते हुए सिर झुकाकर खड़े रहे। सास पास आई और रोते हुए बोली, बेटा इतना बड़ा फैसला मत ले। ये लड़का बिगड़ गया है, लेकिन घर से निकाल दोगे तो कहीं और गलत रास्तों पर चला जाएगा। पति ने तड़पते हुए कहा, अम्मा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जो हरकत इसने की है वो माफ़ करने लायक नहीं। अगर ये बात बाहर निकल गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसने मेरी बीवी को डर और जिल्लत दी है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सास रो रो कर पैरों में गिर गई। बेटा तेरे बाप के बाद यही तो मेरा सहारा है। इसे मत निकाल, मैं वादा करती हूँ अब से ये तेरी आंखों के सामने नहीं आएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा दिल भी कांप रहा था। मैं चाहती थी कि पति अपने फैसले पर अडिग रहे, लेकिन सास की हालत देखकर मेरा दिल भी पसीज रहा था। आखिरकार पति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है अम्मा, लेकिन सुन ले, अगर इसने फिर ज़रा सी भी गलत हरकत की तो उस दिन ना मैं रुकूंगा ना तेरा रोना। उस दिन इसे मैं खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। देवर ने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, भाई मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उसके शब्दों में कांप थी, लेकिन आंखों में मैंने एक अजीब सी चमक देखी, जैसे ये वादा सिर्फ ऊपर ऊपर का हो। दिन बीतते गए। घर का माहौल ऊपर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन मेरे दिल में असुरक्षा और डर अब भी ज्यों का त्यों था। पति कोशिश करते थे मुझे आश्वस्त करने की, लेकिन जब भी मैं अकेली होती तो ऐसा लगता है इसको परछाई अब भी मेरा पीछा कर रही है। एक रात फिर वही हुआ। मैं कमरे में थी, पति किसी काम से बाहर गए थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने समझा शायद पति लौट आए। दरवाज़ा खोला तो सामने देवर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाभी मैंने कहा था ना अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि मैं बदल नहीं सकता। आपको देखे बिना चैन ही नहीं आता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने गुस्से और डर से कांपती आवाज़ में कहा, बच के रहना मुझसे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बार मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगी। वह ठाका मारकर हंसा और बोला, पुलिस? आप सोचती है भाई आपको सच में हर बात पर मानेंगे? अम्मा का दिल देखकर ही उन्होंने मुझे रोका था। और मैं जानता हूँ आप डरपोक है, कभी बाहर बात नहीं कहेगी। मेरे कान सुन पड़ गए। इतने में पीछे से पति की आवाज़ गूंजी, और मैं खड़ा हूँ जो तुझे पुलिस तक पहुँचाने में जरा भी देर नहीं करूँगा। देवर ने पलट कर देखा। पति दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में आग लिए। अब खेल और गंभीर उस पल कमरे में सन्नाटा जम गया। पति की आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब बस उनकी आवाज़ गरजी, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने मेरी बीवी के साथ दोबारा गंदगी करने की कोशिश की। अब न अम्मा का रोना चलेगा ना तेरी कोई दलील। इस बार तू सीधे पुलिस जाएगा। देवर घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पति ने गुस्से से कहा, तेरे कर्म ही तुझे बर्बाद करेंगे। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। सास दौड़कर आई, आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा घर की इज्जत का सवाल है, बाहर वालों को मत बताना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस बार उसे माफ़ कर दे। पति का चेहरा कठोर रहा। अम्मा ये इज्जत का सवाल तभी बनता जब ये गलती पहली बार होती, लेकिन जब इंसान सुधरना ही नहीं चाहता तो उसे बचाना भी गुनाह है। मैंने पहली बार पति को इतना धड़ देखा। मेरा डर जैसे धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन तभी देवर ने चालाकी दिखाई। वह अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा और पैरों में लौटते हुए बोला, भाई आप ही मेरे सब कुछ हो। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मैं कसम खाता हूँ अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मुझे एक मौका और दो। सास ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बेटा खून के रिश्ते को ऐसे मत तोड़। अगर तूने इसे पुलिस को दे दिया तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। पति की आंखें पसीज गई। उनकी मुट्ठियाँ बंधी हुई थी, लेकिन वह कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन आज के बाद तू इस घर में कदम नहीं रखेगा। तेरे लिए मैं कहीं और ठिकाना ढूंढूंगा। और अम्मा अगर आपने इस बार भी इसे बचाने की कोशिश की तो समझ लेना कि मैं और मेरी बीवी इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये सुनकर सास सन्न रह गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। देवर धीरे धीरे उठा, आंखों में गुस्से और नफरत का अजीब सा मिश्रण। उसने होंठ भींचते हुए मेरी ओर देखा, भाभी आपने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से भूल नहीं पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पति ने बीच में आकर उसे धक्का दिया और दरवाजे की ओर इशारा किया, निकल जाओ यहाँ से। देवर बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों का वो नजरिया मुझे अंदर तक डरा गया। जैसे ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि असली मुसीबत अब देवर को घर से निकालने के बाद कुछ दिन का सुकून आया। मैं पहली बार चैन से सो पाई। पति का साथ और उनकी दृढ़ता मेरे भीतर हिम्मत भर दी। लेकिन सास का चेहरा हर वक्त बुझा बुझा रहता। वह अक्सर बड़बड़ाती, बच्चे से गलती हो गई, पर उसे इस तरह घर से नहीं निकालना ठीक हुआ। मैं चुप रहती, लेकिन दिल में डर था कि कहीं अम्मा फिर से देवर से मिलने न लगे। 3-4 दिन बाद ही मेरा अंदेशा सही साबित हुआ। एक शाम मैं रसोई में थी, तभी बाहर से फुसफुसाहट सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा सास आंगन के कोने में खड़ी थी और दरवाजे के बाहर कोई उनसे बात कर रहा था। अंधेरा था, लेकिन आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी, वो देवर ही था। अम्मा आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर लूँगा, बस भाई को समझाना है। उसकी आवाज़ धीमी थी, मेरे कानों में पड़ी। सास धीमे स्वर में बोली, तू यहाँ मत आ, अगर तेरे भाई ने देख लिया तो तू मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरे हाथ काँप गए। साफ था देवर अभी भी आसपास मंडरा रहा था और सास उसकी मदद कर रही थी। रात को पति आए तो मैंने सब बता दिया। पहले तो उन्होंने गुस्से में कहा, अम्मा ने फिर से वही किया, मैं कल ही उनसे बात करूँगा। अगले दिन सुबह सुबह घर में तूफान मच गया। पति ने सास से कहा,
अगर आपने दोबारा उससे मिलने की कोशिश की तो याद रखिए मैं इस घर में अपनी बीवी के साथ नहीं रहूँगा। सास रो पड़ी। बेटा तू नहीं समझता, वो अकेला है, कहाँ जाएगा? माँ होने के नाते मेरा दिल नहीं मानता, पति ने सख्ती से कहा। दिल की कमज़ोरी नहीं उसे बिगाड़ा है, अगर अब आपने उसकी मदद की तो वो और ख़तरनाक होगा। मैंने सोचा मामला ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। शाम को जब पति दफ्तर से लौटे तो उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने कहा, आज मोहल्ले में सुनने को मिला कि मेरे भाई के बारे में अजीब अजीब बातें फैल रही है। कोई कह रहा है कि वो नशे में धुत घूमता है, कोई कह रहा है कि वो बदनाम हरकतें करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अफवाहें कैसे फैल रही है। मेरा दिल धक धक करने लगा। देवर का वो वाक्य याद आया, भाभी आपको इतनी आसानी से भूल नहीं पाऊंगा। क्या यह सब उसी की चाल थी? उसी रात जब मैं कमरे में अकेली थी, खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं सहम गई, पर्दा हटाकर देखा, बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था और तभी वह आवाज़ आई जो मैं भूलना चाहती थी। भाभी मैं लौट आया हूँ, अब तो आप मुझे रोक नहीं पाओगी। मेरे हाथ से दीपक गिर गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस रात खिड़की पर सुनी गई आवाज़ ने मेरी रूह तक कपा दी। मैं हिम्मत करके पर्दे के पीछे से झांकी, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आया, बस कदमों की हल्की सी आहट दूर जाती सुनाई दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर ताला लगा लिया। पति के लौटते मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तो ये हद से बाहर हो गया, मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा। लेकिन तभी सास बीच में आ गई, नहीं बेटा पुलिस का नाम मत लेना, मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। पति ने गुस्से से उनकी ओर देखा। अम्मा अगर आप बार बार उसे बचाने की कोशिश करेंगी तो समझ लीजिए आप भी उसकी मददगार बन रही हैं, और इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। सास चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि वो अब भी दिल से देवर को दोषी मानने को तैयार नहीं थी। अगले दिन पति सचमुच पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहां से लौटते समय उनके चेहरे पर चिंता छाई थी। पुलिस वालों ने कहा कि बिना सबूत के कार्रवाई मुश्किल है, उन्हें गवाह या पक्का सबूत चाहिए। मेरे होश उड़ गए। तो अब पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब हमें खुद सबूत जुटाना होगा, मैं आज से ही उसका पीछा करूंगा। उस रात मैंने नींद में करवट बदली तो अचानक लगा जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। मैंने पति को जगाया। वह भागकर बाहर निकले, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। सुबह होते ही उन्होंने मोहल्ले के एक जानकार से पता लगाया कि देवर सचमुच यहाँ वहाँ नशे में घूमता है और अजनबी लोगों से झगड़े करता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर बार किसी न किसी तरह मामला दबा दिया जाता था। पति को शक होने लगा कि शायद देवर सिर्फ पागलपन में नहीं बल्कि सोच समझकर कोई बड़ी साजिश रच रहा है। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो बाजार से लौट रही थी, गली सुनसान थी। अचानक पीछे से किसी ने मेरा रास्ता रोका। मैंने पलट कर देखा, देवर सामने खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा नशे से भरा हुआ। उसने पास आकर धीमे स्वर में कहा, भाभी कितना ही बार कहा आपको, मेरे बिना जीना आसान नहीं होगा। भाई ने मुझे घर से निकाला, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकता। अब या तो आप मेरी होंगी या फिर मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, दूर हटो वरना मैं अभी शोर मचा दूंगी। वह ठाका मारकर हंसा, चिल्लाकर देख लो यहाँ कोई नहीं आएगा। इतना कहकर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पूरी ताकत से छुड़ाने लगी और उसी पल पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। पति थे, उसकी आंखों में खून उतर आया। आज तो मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर गया? देवर लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी बोला, आप समझते नहीं, भाभी मेरी भी है। यह सुनते ही पति ने उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर से मारा। मैंने कांपते हुए पति का हाथ पकड़ा। छोड़ो, यहाँ नहीं, लोग देख लेंगे। पति ने उसे धक्का दिया और दहाड़ते हुए कहा, आज के बाद अगर तू मेरी पत्नी के करीब आया तो इस बार मैं तुझे सिर्फ पुलिस नहीं दूंगा बल्कि तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। देवर उठते उठते बोला, आप सोचते हैं पुलिस आपको बचा लेगी? मैं सबको बता दूंगा कि भाभी खुद मुझसे मिलती थी, फिर देखना कौन किस पर यकीन करता है। उसकी धमकी सुनकर मेरे पैर कांप गए। पति ने उसकी ओर इशारा किया, अब तेरे खिलाफ सबूत जुटाना मेरा काम है और कसम है तुझे बचाने वाली कोई मां नहीं होगी। देवर हंसता हुआ अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन उसकी आखिरी बात मेरे कानों में गूंजती रही, अब देखना भाभी आपकी इज्जत कैसे मिट्टी मिलती है। उस रात के बाद घर का माहौल और भी बोझिल हो गया। पति हर वक्त चौकन्ने रहने लगे, लेकिन मैं भीतर ही भीतर अंदर से डर से टूट रही थी। देवर की आखिरी धमकी मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, देखना भाभी आपकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिलती है। कुछ ही दिनों में उसकी चालें साफ नजर आने लगी। मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसाने लगी। जब मैं बाजार जाती तो कई नज़रें मेरी तरफ तिरछी होकर उठती। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि मेरे पीछे पीछे कुछ कहा जा रहा है। एक दिन पड़ोसन ने सीधे सीधे ताना मार दिया, बहू जी आपने तो बड़े घर के संस्कारों की इज्जत रख ली, अभी शादी को साल भी नहीं हुआ और मोहल्ले में नाम फैलने लगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, आपका मतलब क्या है? वह होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान लेकर बोली, और हमें क्या, लोग तो यही कह रहे हैं कि देवर और भाभी का रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं है, रात रात भर चोरी छिपे मिलते हैं। मेरे चेहरे पर खून सूख गया, दिल चीख रहा था, लेकिन जुबान बंद थी। घर लौटी तो पति पहली बेचैन बैठे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मोहल्ले में बातें फैल रही है, वही सबको वही सुनाई दे रहा है जो वो सुनाना चाहता है। मामला खतरनाक हो गया है। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं तो चुप रही ताकि घर की इज्जत बनी रहे, लेकिन अब तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही। आप ही बताइए मैं और कितना सहूँ। पति ने मेरे आंसू पोंछे और धड़ स्वर में कहा, तुम्हारी इज्जत ही मेरी इज्जत है, अब ये खेल ज़्यादा नहीं चलेगा। मैं आज ही वकील से बात करूंगा और कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन इससे पहले कोई कदम उठाया जाता, देवर ने नई चाल चल दी। उसने कुछ नकली चूड़ियाँ
नकली चिट्ठियाँ और फ़ोन कॉल्स का जाल बुनना शुरू किया। पड़ोसी को दिखाने लगा, ये चिट्ठियाँ मैंने उसे लिखी, उनमें लिखा होता तुमसे मिले बिना चैन नहीं आता, भाई को मत बताना। ये सब पढ़कर लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन पति को भी किसी अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज़ में नकली मिठास थी। भाई साहब, आपको शायद पता नहीं, आपकी बीवी और आपके भाई के बीच में सब कुछ चल रहा है, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। पति ने गुस्से में फ़ोन काट दिया, लेकिन उनके चेहरे पर जो बेचैनी थी उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। क्या आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने रोते हुए पूछा। पति ने मेरा हाथ थामा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ये मामला अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा। लोग बातें बना रहे हैं, मोहल्ले में बदनामी फैल रही है, हमें इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। तभी अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। बाहर मोहल्ले के कुछ लोग खड़े थे। भाई साहब, हमें आपसे बात करनी है। आपके घर की बहू का चरित्र ठीक नहीं, मोहल्ले का नाम खराब कर रही है। मेरे कान सुन पड़ गए। पति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दरवाज़ा खोलते दहाड़ कर कहा, जिसकी ज़ुबान इतनी गंदी है उसे सबक मैं दूंगा। मेरी बीवी पाक है और जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसे कान उनके कटघरे में खड़ा कर दूंगा। लोग हक्के बक्के रह गए, लेकिन साफ था कि देवर की साजिश अब पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। मैंने कांपते हुए कहा, अब क्या करेंगे? पति ने दांत भींच कर कहा, अब लड़ाई छुपाने की नहीं बल्कि सच सामने लाने की है। और मैं कसम खाता हूँ उसका असली चेहरा सबको दिखाया। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मोहल्ले के ताने कानों में गूंजते रहे। देवर की चाल कामयाब होती दिख रही थी। उन लोग उसकी बनाई कहानियों पर यकीन करने लगे थे। पति खिड़की के पास बैठे देर तक सोचते रहे। फिर अचानक मेरी ओर मुड़कर बोले, हमें उसी की चाल उसके खिलाफ इस्तेमाल करनी होगी। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वो तुम्हारे नाम से नकली चिट्ठियाँ लिखकर और फ़ोन करके तुम्हें बदनाम कर रहा है। तो क्यों ना हम उसे रंगे हाथ पकड़े? हमें सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो पूरे मोहल्ले और पुलिस के सामने साबित कर दे कि गुनहगार वही है। मेरे दिल में थोड़ी हिम्मत जागी, लेकिन डर अब भी वही था। लेकिन कैसे? कल से हम हर बात रिकॉर्ड करेंगे। मैंने पहले एक छोटा कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर मंगवा लिया है। उसे हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ वो सोच भी ना सके, और जब वो अपनी गंदगी उगलने लगेगा तो उसका असली चेहरा खुद ही सामने आ जाएगा। अगले दिन पति ने घर के आंगन में और मेरे कमरे के बाहर छोटे छोटे कैमरे छुपा दिए। बस इंतज़ार था। 2 दिन तक कुछ खास नहीं हुआ। मैं बेचैनी में हर आवाज़ पर चौंक जाती, लेकिन तीसरे दिन वही हुआ जिसका डर था। शाम को जब पति दफ्तर गए होते, देवर अचानक आंगन में आ पहुंचा। सास उस समय कमरे में थी। उसने चारों ओर तरफ देखा और सीधे मेरे कमरे की खिड़की के पास आ गया। भाभी, उसकी आवाज़ धीमी और ललचाई हुई थी। आप चाहे जितना मुझसे दूर भागो, पर दिल की सच्चाई छुपा नहीं सकते। आप मुझे चाहती है, लेकिन डरती है कि भाई को पता चल जाएगा। क्यों ना मान लो? मेरे पूरे शरीर में सिरदर्द दौड़ गई। मैं चुप रही, लेकिन कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह आगे बोला, मैंने सबको पहले ही बता दिया कि हमारे बीच क्या है। अब अगर आप इनकार भी करो तो कोई नहीं मानेगा, लोग तो यकीन कर चुके हैं। इतना कहकर उसने जेब से भी नकली चिट्ठियाँ निकाली और खुद पढ़ने लगा। देखो, ये सबूत है तुम्हारे हाथ की लिखावट में। मेरे आंखें आंसू से भर गई, लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद थी, क्योंकि हर शब्द एक अब कैमरे में कैद हो रहा था। उसी वक्त ज़ोर से दरवाज़ा खुला। पति सामने खड़े थे। देवर चौंक पड़ा। भाई आप? पति की आंखों में आग थी। हाँ मैं, और जो बातें तू अब तक छुप कर करता रहा वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी। तेरी हर चाल, हर झूठ सबूत बन चुका है। देवर का चेहरा पीलापन लिए कांपने लगा। नहीं, ये सब झूठ है। आपने जो सुना वो। पति ने बीच में ही रोक दिया। चुप, इस बार ना अम्मा तुझे बचाएगी ना तेरा झूठ। कल सुबह पूरे मोहल्ले के सामने तेरा असली चेहरा दिखाऊंगा और फिर तुझे सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। देवर की आंखों में पहली बार डर साफ झलकने लगा। वह बड़बड़ाता हुआ वहाँ से भाग निकला। मैंने कांपते हुए पति का हाथ थामा। क्या सचमुच लोग मानेंगे? पति ने दृढ़ स्वर में कहा, जब सच सामने होता है तो झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। अब खेल ख़त्म। लेकिन मेरे दिल में अब भी हल्की धड़कन थी, क्योंकि मैं जानती थी देवर इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं है। सुबह का वक्त था। मोहल्ले में चर्चा पहले ही फैली हुई थी। लोग जानना चाहते थे कि असलियत क्या है। पति ने सबको आंगन में बुला लिया। मैं कांपते दिल के साथ कोने में खड़ी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो मामला बड़ा है, बहू पर तो पहले ही शक था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। तभी पति आगे बढ़े और ऊंची आवाज़ में बोले, आज मैं आप सबके सामने अपने घर की सच्चाई रखूंगा। जिस देवर को आप सब शरीफ समझता है वही मेरी पत्नी की इज्जत लूटने पर आमादा है। भीड़ में हलचल मच गई। देवर भी वहीं मौजूद था। उसने नकली मुस्कान के साथ कहा, भाई ये सब नाटक क्यों? सच्चाई तो सब जानते ही है कि भाभी और मैं। उससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता, पति ने टीवी पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चला दी। सामने स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि देवर मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ा है, मीठे मीठे झूठ बोल रहा है, मुझे जबरन बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने पास नकली चिट्ठियाँ दिखा रहा है। सबके सामने उसकी आवाज़ गूंज रही थी, भाभी अब सबको बता दिया है कि हमारे बीच क्या है। लोग मान भी चुके हैं। पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया। फुसफुसाहट बंद हो गई। औरतें जिनकी नज़रें मुझ पर शक से उठती थी अब शर्मिंदा नज़रें झुका रही थी। पति ने गुस्से से कहा, यह है मेरा भाई जो दिन रात मेरी पत्नी की इज्जत के पीछे पड़ा रहा और ऊपर से झूठ फैलाकर उसे बदनाम किया। लोगों में से किसी ने कहा, हमें यकीन ही नहीं हो रहा, इतना गिर सकता है कोई। देवर बौखला गया। यह सब झूठा है, ये वीडियो नकली है, भाई ने मिलकर बनाया ताकि मुझे फंसाया जा सके। पति ने ठंडे स्वर में कहा, अगर नकली है तो पुलिस जांच कर लेगी, चल थाने। पहले पुलिस ही बुला ली गई थी। 2 सिपाही अंदर आ गए। देवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी उसने आखिरी कोशिश की, भाई अगर तूने मुझे पुलिस के हवाले किया तो मैं भी तेरी
बीवी का नाम मिट्टी में मिलाऊंगा, कह दूंगा कि वो खुद मेरे पास आती थी, लोग मेरे झूठ पर यकीन करेंगे। मैं रो पड़ी, लेकिन पति की आवाज़ गूंज उठी, तेरे झूठ की अब कोई औकात नहीं बची, सच सामने आ चुका है, तू चाहे कितनी गंदगी फैलाए, लोग अब तुझे ही गुनहगार समझेंगे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भीड़ में से आवाज़ें उठी, बहू बेचारी कितनी परेशान रही होगी, हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के थे। पति ने सबके सामने मेरा हाथ थामा और कहा, आज मैं सबको साफ बता दूं, मेरी पत्नी पाक साफ है, उसने बहुत सहा है, लेकिन अब ये साजिश यहीं ख़त्म होती है। धीरे धीरे छंट गई। पुलिस देवर को ले गई। मोहल्ले की औरतें शर्मिंदा होकर मेरे पास आई और बोली, बहू जी माफ़ करना, हमें आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने बस चुपचाप सिर झुका लिया। रात को पति मेरे पास आकर कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं, सच्चाई सामने आ चुकी है, तुम्हें हर कदम पर मेरा साथ मिलेगा। मैंने उनके कंधे पर सर रख दिया। पहली बार कई दिनों बाद दिल को सुकून मिला, लेकिन भीतर कहीं डर छिपा भी था, क्योंकि मैं जानती थी जेल जाने से पहले देवर ने जो नफरत भरी निगाहें डाली थी, उनमें कोई अधूरी आग अभी भी बाकी थी। देवर के जेल जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक सन्नाटा छाया रहा। पहली बार ऐसा लगा जैसे भारी बोझ उतर गया हो। पति अब और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे, लेकिन मेरे मन में कोने में मुझे हर पल वही डर काटता था, वो नफरत भरी नज़र जो मुझे पुलिस वालों के बीच जाते हुए मेरी ओर डाली थी। कुछ हफ्ते बीते थे, खबर आई जेल से देवर ने अजीब हरकतें शुरू कर दिया है। पहले तो वो कैदियों से कहता, मेरा भाई और भाभी मिलकर मुझे फंसाया है। फिर धीरे धीरे उन कैदियों को बहकाने लगा, उन्हें पैसे और मदद का लालच देकर कहता, अगर बाहर निकलकर मेरे भाई के घर को बर्बाद कर दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। एक दिन पति को किसी अनजान नंबर से कॉल आया, सावधान रहना, तुम्हारे भाई ने जेल से भी अपने गुंडों को हुक्म दिया है, वो अब सीधे तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ इतना कहा, हम निगरानी रखेंगे, पर आप भी सावधान रहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्या वो यहाँ आ सकता है? पति ने मेरा हाथ थामा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना, लेकिन अब हमें और सतर्क रहना होगा। उस रात मुझे खिड़की के बाहर फिर अजीब आहटें सुनाई दी। मैं घबराकर उठ बैठी। बाहर देखा तो अंधेरे में 2-3 परछाइयां गली से गुजर रही थी। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैली, कल रात किसी ने चौकीदार को पत्थर मार दिया और पास की दुकान का ताला भी तोड़ने की कोशिश हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे यकीन था कि यह सब उसकी चाल है। पति ने सख्त आवाज़ में कहा, अब्बा सिर्फ बदनामी की नहीं, अब वो हमारी ज़िंदगी पर हमला करना चाहता है। उन्होंने तय किया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और दरवाजे पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन उसी शाम एक और झटका मिला। सास कमरे में आई और आहिस्ता से बोली, बेटा मुझे अब भी यकीन नहीं होता, हो सकता है तुम्हारे भाई ने गुस्से में कुछ कह दिया, पर जेल में डालना ठीक नहीं है, आखिर कौन का रिश्ता है? पति ने गुस्से में कहा, अम्मा वो सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि गुनहगार है, अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो मुझे बुरा लगेगा। सास चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में वही नरमी थी जो अब भी बेटे के गुनाह को दिल से मानने को तैयार नहीं। उस रात पति और मैं कमरे में बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर कोई कागज़ फेंककर भाग गया। पति ने उठाकर देखा, उसमें सिर्फ इतना लिखा था, भाभी मैं जेल में रहकर भी तुम्हें पालूंगा, कोई दीवार मुझे रोक नहीं सकती, इंतज़ार करना। मेरे हाथ कांप उठे, ये कैसे पहुंचा? पति ने दांत भींच लिए। इसका मतलब है कि उसका आदमी बाहर घूम रहे हैं। अब ये लड़ाई और ख़तरनाक हो चुकी है। उस कागज़ को पढ़ते मुझे पहली बार एहसास हुआ, जेल की सलाखें उसके लिए रोक नहीं बल्कि सिर्फ एक दीवार भरती, और उस दीवार के पीछे से भी वो हमें डराने, तोड़ने और बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा। कागज़ पर लिखी वो धमकी मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। रात भर नींद नहीं, खिड़की से बाहर हल्की आहट मुझे डराने लगी। पति भी बेचैन थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को बुलाकर कहा, अब घर पर हर वक्त नज़र रखनी ज़रूरी है, वो जेल में लेकिन उसका आदमी बाहर है, हमें तैयार रहना होगा। दोस्तों ने भी हामी भरी और रात में बारी बारी से आंगन में बैठने लगे। लेकिन डर तो वही था, सास अब भी बेटे की वकालत करती, कितना भी बुरा हो आखिर खून का रिश्ता है, गुंडों से क्या लेना देना, वो तो बस लोग बदनाम कर रहे हैं। पति ने गुस्से से कहा, अम्मा अगर आपने फिर उसका नाम लेकर उसे सही ठहराने की कोशिश की तो समझ लिया आप भी उसी के साथ खड़ी हैं। सास चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और विरोध दोनों साफ झलक रहे थे। उस रात आधी रात को अचानक जोर का धमाका हुआ। दरवाजे पर कोई जोर जोर से लात मार रहा था। मैं डर से सिहर उठी। ये वही लोग हैं, मेरे मुंह से कांपती आवाज़ निकली। पति तुरंत उठ खड़े हो, डरो मत, अब समय आ गया है। उन्होंने दोस्तों को इशारा किया, सबके हाथ में लाठियाँ थी। दरवाज़ा टूट कर गिरा और 2-3-4 नकाबपोश अंदर घुस आए। उनके हाथों में चाकू और लोहे की रॉड थी। भाई का बदला लेना है, भाभी को ले जाना है, उनमें से एक चीखा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पति गरज उठे, कदम आगे बढ़ाया तो यह आखिरी गलती होगी। गुंडों ने हमला कर दिया। घर में अफरा तफरी मच गई। पति और उनके दोस्त भिड़ गए। लाठियाँ और रॉड टकराने की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। मैं कमरे के कोने में खड़ी कांप रही थी, लेकिन अचानक याद आया पति ने कहा था कि किसी मुसीबत में पुलिस को कॉल कर देना। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर 100 नंबर डायल कर दिया। इस बीच लड़ाई और भी तेज़ हो गई। पति ने एक गुंडे को धक्का मार कर गिरा दिया, लेकिन दूसरा पीछे से वार करने वाला था कि उनके दोस्त ने रोक लिया। गुंडे बार बार चिल्ला रहे थे, भाभी हमारी है, भाई का हुक्म है। ये सुनकर मेरा खून सूख गया। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। गुंडे घबराकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर ली और उनमें से 2 को वहीं पकड़ लिया, बाकी भाग निकले। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में कहा, ये लोग आपके देवर के आदमी हैं, हमने कई दिनों से इन पर नज़र रखी थी, अब सबूत मिल गया है कि जेल से ही हुक्म पर काम कर रहे थे। पति ने गुस्से से कहा, अब देखिए उसका खेल कितना गंदा हो चुका, अगर आप लोग देर से आते तो मेरी बीवी की जान खतरे में पड़ जाती।
इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। आपकी बात सही है, पर अब हम उस पर नया मुकदमा चलाएंगे, साजिश, धमकी और हमला करने का। मैं कांपते हुए पति के पास जाकर खड़ी होगी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरने की जरूरत नहीं, आज उसने अपना आखिरी पत्ता भी खेल लिया, अब उसका बचना मुश्किल है। लेकिन मेरे दिल में अब भी डर बैठा था, क्योंकि जिस इंसान के पास जेल में रहते हुए भी इतने हाथ हो, वो और क्या कर सकता है, कोई नहीं जानता। कुछ दिनों की सुकून की सांस विदा होते ही एक नई हवा ने घर को घेर लिया। पुलिस ने जिन 2 गुंडों को पकड़ा था उनसे पड़ताल हुई, लेकिन देवर का नाम निकलते ही मामले की जटिलता बढ़ गई। कहते थे कि उसके पीछे कोई बाहरी मदद भी है। इंस्पेक्टर ने मुझे और पति को अलग से बुलाकर गंभीर स्वर में कहा, यह मामला सिर्फ आपसी झगड़ा नहीं रहा। जो लोग अब तक गिरफ्तार हैं उनके बयान से सामने आया है कि आपके देवर के संपर्क है कुछ स्थानीय दबंग और कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज रहे हैं। अगर उन्होंने देवर के लिए पैरवी शुरू कर दी तो मामला गंभीर रूप ले सकता है। पति की आंखों में तेजी आ गई। उन्होंने संभलते हुए कहा, तो हमें पहले ही पांव जमाने होंगे, मुझे पता लगाना होगा किसने मदद की और हमारी सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। हमने पुलिस के साथ मिलकर घर के बाहर कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पति ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों से भी कहा कि हर वक्त किसी न किसी की तैनाती में रहे। सास अब धीरे धीरे सच मानने लगी। उनका वह रूप जो देवर बचाने वाला था टूटता दिखाई दिया। शर्म और पछतावे का मिला जुला भाव उनके चेहरे पर था। लेकिन फिर वही खबर आई जो सबसे ज्यादा डर बढ़ाने वाली थी। देवर ने जेल में किसी स्थानीय दबंग आदमी से संपर्क साध लिया था, किसी ऐसे व्यक्ति से जो शहर के कुछ हिस्सों पर काला दबदबा रखता था। कहा गया कि उसने पैसों, वादों और अपने परिवार के तार दिखा उसे सक्रिय कर दिया था। इंस्पेक्टर बोले, ऐसा लग रहा है कि वो पिछले अपने गुटों को सक्रिय कर सकता है, बाहर से दबाव डालकर मामले को टालने की कोशिश करेगा या फिर किसी तरह अपना बचाव कराएगा। इसके अलावा हम अभी भी यह देख रहे हैं कि कहीं उसने जेल में ही किसी को अपने इशारों पर काम ना भेजा हो। मेरे गले में अटक गया। पति का चेहरा कठोर और थका हुआ लग रहा था। उसने ठान लिया कि बातचीत नहीं करवाई होनी चाहिए। अगले हफ्ते हमारे घर पर कड़ाकापन और बढ़ गया। पति ने थाने में जाकर थानेदार से नियमित जांच और पेट्रोल की मांग की। वह खुद भी दिन भर घर आसपास चक्कर लगाते रहे ताकि देवर के किसी भी सहयोगी की हरकत पकड़ी जा सके, पर देवर चुप नहीं बैठा। जेल में उसे कुछ वकीलों का संपर्क मिल गया था, जो ऐसे वकील जो प्रभावशाली लोगों के लिए काम करते थे। कागजी प्रक्रिया और टाइमलाइन में उसी वकील की चालबाजी में देवर को राहत की खुराक दी। उसने कुछ मामलों में ऐसी अपीलें करवा दी कि उससे जमानत मिलने के आसार दिखने लगे। यह खबर जैसे आग पर घी का काम करके पति ने तुरंत कहा, अगर जमानत मिली तो यह लड़ाई और कठिन हो जाएगी, हमें पहले इस नेटवर्क को काटना होगा। इंस्पेक्टर ने हामी भरी, पर आधिकारिक तौर पर वह बहुत कुछ पुलिस अकेले नहीं कर सकती थी। सबूत, गवाह और अदालत की प्रक्रिया भी जरूरी थी। इसलिए पति ने घर परिवार अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर रणनीति बनानी शुरू कर दी। पहला कदम था देवर के बचे हुए संपर्क और ऐतिहासिक कनेक्शनों की तह तक जाना। पति ने उन मित्रों से मिले जो स्थानीय स्तर पर जवाबदेह थे। कुछ दुकानदारों से, कुछ छोटे व्यापारियों से जानकारी जुटाई। कब कहाँ किसने देखा, कौन कौन फोन करता था। धीरे धीरे एक नेटवर्क का नक्शा सामने आया। कुछ नाम, छोटे छोटे गुंडों के, कुछ फोन नंबर जो बार बार परिचित आते। दूसरा कदम था सार्वजनिक समर्थन और विश्वास वापस पाना। मोहल्ले में जो लोग पहले मेरी तरफ खड़े नहीं होते, अब पति ने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की, उनसे धैर्य से सबको बताया कि सच्चाई क्या है। वे रिकॉर्डेड वीडियो भी कई बार दिखाए। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। किस्सा भ्रम घटा, कई ने माफी मांगी। यह छोटा काम नहीं था, पर जरूरी था, क्योंकि देवर की रणनीति एक हिस्सा नहीं थी। तुम्हारी प्रतिष्ठा मिट्टी मिल जाएगी। तीसरा कदम कानूनी दबाव। पति ने इंस्पेक्टर के साथ मिलकर सबूतों को पुख्ता करने में समय नहीं गंवाया। कैमरे की रिकॉर्डिंग, पकड़े गए गुंडों के बयान, नकली चिट्ठियों का फोरेंसिक परीक्षण, सब कुछ कोर्ट में पेश करने लायक बनाना पड़ा। वकीलों से भी सलाह लेकर यह सुनिश्चित किया कि अगर देवर जमानत की कोशिश करेगा तो उसे रोकने के लिए ठोस मामला मौजूद हो। फिर एक सुबह खबर आई देवर की जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की गहमा गहमी में हमारी नर्वसनेस चरम पर थी। जेल से बाहर आने का मतलब था कि वह फिर से शक्ति हासिल कर सकता था। कानूनी लड़ाई में एक मोड़ सामने आया। देवर के वकील ने दावा किया कि कुछ सबूत फोरेंसिक नहीं, कुछ गवाह दबाव में है, पर हमारी तैयारी भी कम नहीं थी। इंस्पेक्टर और वकील ने कड़ी तर्क वितर्क के साथ सबूतों की मजबूती पेश की। किस्मत ने साथ दिया। न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर दी। कहा गया कि मामले की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए आरोपी की रिहाई उचित नहीं होगी। यह फैसला हमारे बीच राहत लेकर आया, पर जान बची, खुशी नहीं, क्योंकि देवर बाहर था या जेल में उसका प्रभाव का दायरा कम नहीं हुआ। उसने जेल से आखिरी बार गुंडों के जरिए साजिश की एक नई कड़ी जोड़ दी। एक खबर फैलाना कि सास के पास कुछ कागज और साबित करते हैं कि मैं सच में दोषी था। यह अफवाह अब एक बार फिर मोहल्ले में हलचल पैदा कर सकती थी। हालांकि अनुभव और तैयारियों के साथ हमने उसकी कड़े जड़ें काट दी। फिर भी एक रात ऐसा हुआ कि जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हमारे घर के पास किसी ने हमारी कार की सीटों पर तेज खबरिया पर्ची चिपका दी। उन बड़े अक्षरों में अशिष्ट बात और झूठे दावे थे। यह काम किसी पेशेवर नहीं किया था, तेजता से और बिना छेड़े। मेरे भीतर अजीब शांत क्रोध उठ खड़ा। पति ने तय किया कि अब केवल रक्षात्मक कदम नहीं, बल्कि हमें सक्रिय रूप से उसकी छवि को गंवाएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सभी जगहों पर जाकर सच जहाँ से अफवाह फैली थी। साथ ही इंस्पेक्टर ने पर्चों की सदर की और उसको सिस्टिव फोर्सेज से एक संदिग्ध वाहन का नंबर निकाला। बेटी, मैंने जो किया वो मेरी कमजोरी थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी गलती महसूस की। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल को छुआ, पर साथ ही वह भारी भी थे, क्योंकि देर से सही होना भी किसका मतलब रखता था। हमने मिलकर तय किया कि अब दुश्मनी का सामना एकजुट होकर करेंगे, और सास ने ठान लिया कि वह मोहल्ले में जाकर मेरी सबसे
सबके सामने थोड़ी थोड़ी बार सच बोलेंगे। उनकी छोटी सी बहादुर कई लोगों के मन बदलने लगी। समय समय पर तनाव आता रहा, छोटी छोटी धमकियां, अजीब फोन कॉल्स, कुछ दुकानदारी में समस्या, पर अब हमारी तैयारी थी और पुलिस का साथ भी। देवर के अंदर भी बेचैनी दिखने लगी। उसके संदेश, जेल के अंदर से भेजे नोट और गिरफ्तारी के बाद की गतिविधियां संकेत कर रही थी कि उसने अब तक जो भी कुछ किया उसके दम उसे चुकाने होंगे। फिर एक शाम पति मेरे पास बैठकर बोला, हमने अभी तक सब बहुत कुछ सहा है पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा लगता है कि जीत नजदीक है, पर हमारी संघर्ष अभी बाकी है। हमें कानूनी, सामाजिक और मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, अब उनमें थकान नहीं बल्कि स्थिरता थी। बाहर से खिड़की पर अंधेरा था, पर घर के भीतर एक हल्की रोशनी चल रही थी। लेकिन सब सुकून अब हमारी जिंदगी में से दूर था। अदालत में जमानत खारिज होने के बावजूद देवर ने अपनी चाल चलना बंद नहीं किया। जेल के भीतर हमें अपने वकीलों से और संपर्क के बाहर हलचल मचा रहा था। एक रात पति के पास एक गुप्त फोन आया। पुलिस का यह जानकार था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपको सावधान रहना होगा। आपके देवर ने जेल के भीतर से कुछ बड़े नामों का सहारा लिया। उसका कहना है कि वो खुद बाहर नहीं आ सका तो वो आपको बदनाम करके आपके ही समाज में आपको अकेला कर देगा। यह सुनते ही पति की मुठ्ठियां कस गई। अब वो आखिरी कोशिश करेगा। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, पर इस बार में डरना नहीं बल्कि सीधा जवाब देना। अगले दिन उसकी नई चाल सामने आ गई। मोहल्ले में अचानक एक गुप्त डायरी की चर्चा फैल गई। कहा जाने लगा, उस डायरी में मेरे और किसी ने के बारे में झूठे किस्से लिखे हुए हैं जिन्हें देवर ने अपने आदमी से बाहर भिजवाया था। कुछ लोगों ने मुझसे नजरें चुरानी शुरू कर दी। कुछ कानाफूसी में मुस्कुरा रहे थे। मेरे लिए किसी खंजर से कम नहीं था, पर इस बार में टूटी ने मैंने पति से कहा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमें झूठ से रहना चाहता है तो हम सच शाम के सामने रखेंगे। उसी शाम पति ने उसी शाम मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। हमने सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिपोर्ट और गुंडों का बयान सबके सामने रखे। पति ने सबको साफ शब्दों में कहा, जिस डायरी का जिक्र हो रहा है वह एक बनावटी चीज़ है। मेरे भाई ने पहले मेरी पत्नी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की थी। उसका नया खेल है, लेकिन इस बार हमारे पास सबूत है और कानून भी हमारे साथ है। कुछ लोग चुप रहे, लेकिन कई की आंखों में झिझक की जगह समझदारी आने लगी। सास भी आ गया और पहली बार खुलेआम बोली, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मेरी बहू निर्दोष है। मैंने बहुत देर से जाना, लेकिन मैं खुद गवाही दूंगी। उनकी बातों ने लोगों के मन को झकझोर दिया। इस बीच इंस्पेक्टर ने भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कोर्ट रूम में एक आवेदन दाखिल किया कि देवर ने न केवल घर के भीतर बल्कि अपराध करने की कोशिश करता बल्कि जेल से भी लगातार षड्यंत्र रच रहा है। इस आधार पर उसके खिलाफ साजिश और सामाजिक अशांति फैलने का नया मुकदमा दर्ज किया गया। यह खबर जब जेल तक पहुंची तो देवर को पहली बार असली झटका लगा। उसने सोचा कि उसकी चालाकी उसे बचा लेगी, पर अब उस पर और बोझ बढ़ गया। उस रात पति मेरे पास बैठा, धीमे स्वर में बोला, देखा खेल पलट रहा है, लेकिन अभी हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि हार मानना उसके स्वभाव में नहीं है। वह आखिरी बार जरूर करेगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान काला था, लेकिन कहीं कहीं बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी निकल रही थी। मुझे लगा यह रोशनी हमारी लड़ाई का प्रतीक है। अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, सच की चमक कभी पूरी नहीं दिखती। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। हमारे पास थोड़ी राहत जरूर थी, लेकिन मन के भीतर एक बेचैनी थी क्योंकि हमें पता था कि देवर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। एक शाम मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। किसी अजनबी ने बाजार की दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए। उन पोस्टरों में मेरी तस्वीर थी, उसके नीचे बेहुदा झूठे आरोप लिखे हुए थे। साथ ही यह भी लिखा था, सच्चाई जल्द सामने आएगी। लोगों के बीच फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। कई पड़ोसी मुझे देखकर चौंक रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे और कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मेरे पांव जमीन में धंस गए। गुस्से और शर्म का मिला-जुला तूफान मेरे भीतर उठ रहा था, लेकिन पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, ये उसकी आखिरी कोशिश है। अब यह मामला सीधा सीधा अपराध की श्रेणी में, हम इसे उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनाएंगे। वह तुरंत पुलिस के पास गया, इंस्पेक्टर से पोस्टरों को उतरवाया और मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो गई। पोस्टर चिपकाने वाले वही 2-3 गुंडे थे जिन्होंने पहले गिरफ्तार किया गया था। वो जमानत पर बाहर आए थे और सीधे देवर के इशारे पर काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, इस बार हमें सिर्फ गुंडों को नहीं बल्कि आपके देवर को भी मुख्य आरोपी के तौर पर पेश करेंगे। जेल में रहते हुए भी वह समाज में अफवाह फैलाने, महिला की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो यह गंभीर अपराध है। पति ने चैन की सांस ली। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थी। वह हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। इस बार वो खुद अदालत में बेनकाब होगा। इस बीच एक औरत हैरान कर देने वाली बात सामने आई। उन गुंडों में से एक ने पुलिस पूछताछ में सच कबूल कर लिया कि देवर ने उन्हें पैसे देकर सिर्फ पोस्टर नहीं लगवाए बल्कि एक नकली वीडियो भी तैयार करवाने की कोशिश की। एक वीडियो जो मेरी छवि को पूरी तरह खराब कर देता है। ये सुनकर मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। नकली वीडियो का मतलब था कि अगर वो फैल जाता तो समाज ही नहीं बल्कि कोर्ट तक में हमारी स्थिति डामाडोल हो सकती थी। पति ने मेरी ओर देखा और कहा, देखा यह उसकी आखिरी बार था। अगर यह वीडियो आ रहा था तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन अब यह उसका आखिरी कब्र साबित होगा। इंस्पेक्टर ने भी आश्वासन दिया कि इस वीडियो की कॉपी जब्त कर ली गई है और फोरेंसिक जांच से यह साबित हो गया वो पूरी तरह नकली और एडिटेड है। उस रात जब हम दोनों छत पर बैठे थे, चारों ओर खामोशी थी। पति ने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि उसकी हर चाल का मकसद सिर्फ यही था कि तुम टूट जाओ, लेकिन टूटी नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैंने गहरी सांस ली। सचमुच अगर हम पहले जैसे चुप रहती या पति पर भरोसा नहीं करती, शायद आज सब कुछ अलग होता। आसमान में तारे चमक रहे थे। मुझे लगा जैसे यह संकेत है कि अंधेरे के बावजूद रोशनी हमेशा जीतती है। लेकिन मन के भीतर भी एक सवाल बाकी था, क्या अदालत में सब साबित करने तक हम सुरक्षित रहेंगे या देवर जेल से कोई और चाल चल देगा। अदालत का दिन जैसे जैसे करीब आता गया, मेरे दिल की धड़कनें और तेज होती गई। यह वही जगह थी जहां सारी सच्चाई सामने आने वाली थी। सुबह सुबह हम वकील के साथ कोर्ट रूम पहुंचे। बाहर खड़ा हर शख्स हमें देख रहा था, कुछ सहानुभूति से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ तो अब भी ताने भरी नजरों से। कोर्ट के भीतर माहौल भारी था। देवर को हथकड़ी में लाया गया। उसकी आंखों में अब भी वही अहंकार झलक रहा था।
लेकिन चेहरे की थकान साफ थी। जैसे जैसे कार्रवाई शुरू हुई सबकी निगाह उस पर टिक गई। सबसे पहले पुलिस ने अपने सबूत पेश किए। सीसीटीवी फुटेज जिसमें गुंडे पोस्टर चिपकाते नजर आ रहे थे, जब्त किए गए पर्चे और अश्लील बातें लिखे पोस्टर, और सबसे महत्वपूर्ण में नकली वीडियो जिसको फॉरेंसिक रिपोर्ट साबित कर रही थी उस एडिट करके झूठा बना गया है। फॉरेंसिक अधिकारी ने साफ कहा, यह वीडियो तकनीकी रूप से छेड़छाड़ किया हुआ है, इसमें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर और टाइमलाइन एडिटिंग का सबूत मौजूद है, ये असली नहीं है। सुनती कोर्ट रूम में हलचल मच गई। मेरे पति ने मेरी ओर देखा और धीरे से चिल्लाया, सच की जीत यह पहली सीढ़ी है। इसके बाद गवाह को बुलाया गया। सबसे पहले गुंडे पेश हुए जिन्हें पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनमें से एक ने खुलकर अदालत में कहा, हमें पैसे आपके देवर नहीं दिए थे। उसने कहा था कि बस इन पोस्टर को मोहल्ले में चिपका दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हमने सब उसके कहने पर किया। देवर का चेहरा लाल हो गया, पर गवाही ने माहौल बदल दिया। फिर मेरी सास को बुलाया गया। वे कांपते हुए गवाही के कटघरे तक पहुंचे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हिम्मत थी। उन्होंने अदालत में साफ कहा, मेरे बेटे ने जो किया वह गलत था। मैंने पहले सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं साफ कहना चाहती हूँ, मेरी बहू निर्दोष है। वे केवल मेरी चुप्पी और बेटों की चालों का शिकार हुई है। यह सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह वही सास थी जो पहले मुझे दोषी ठहराती थी, लेकिन आज सबके सामने मेरे पक्ष में खड़ी थी। मेरी भी बारी है। मैंने कांपती हुई सारी घटना एक एक करके अदालत में रखी। कैसे रातों रात डराया गया, कैसे झूठ फैलाया गया, कैसे मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। मेरी आवाज़ कभी धीमी पड़ रही थी, कभी तेज हो रही थी, लेकिन हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ था। देवर के वकील ने मुझसे उल्टे सवाल पूछने की कोशिश की। क्या यह संभव नहीं कि यह सिर्फ पारिवारिक झगड़ा हो? क्या आप अपने पति को खुश करने के लिए यह सब गढ़ नहीं रही है? लेकिन मेरे वकील ने तुरंत फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहियों की गवाही का हवाला देकर उसकी दलील को काट दिया। जज ने भी वकील को सख्त लहजे में कहा, सबूत झूठ नहीं बोलते। आखिर में इंस्पेक्टर खड़े हुए। उन्होंने पूरी कहानी अदालत के सामने रखी। कैसे देवर ने पहले घर के भीतर कोशिश की, फिर गुंडों का सहारा लिया और यहाँ तक कि जेल से भी झूठ फैलाने में लगा रहा। उनकी आवाज़ गूंज रही थी, माननीय न्यायालय, केवल एक परिवार का मामला नहीं, यह समाज के लिए संदेश है। कोई भी महिला की प्रतिष्ठा को इस तरह रौंद नहीं सकता। आरोपी ने कानून, रिश्तों और समाज तीनों का दुरुपयोग किया। इसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। जज ने सारी बातें ध्यान से सुनी। अदालत का माहौल खामोश था। देवर अब बेचैन नजर आ रहा था। उसके चेहरे से वह घमंड पूरी तरह उतर चुका था। अदालत ने कार्रवाई स्थगित कर दी और फैसला सुनाने के लिए अगली तारीख तय की। जब हम बाहर निकले तो लोगों की नजर अब भी वैसी नहीं थी। बहुतों के चेहरे पर सहानुभूति और आदर दिख रहा था। पति ने मेरा हाथ थाम देगा, देखा बच्चे सबके सामने, बस एक कदम और फिर यह लड़ाई खत्म होगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल छट रहे थे और धूप उतर रही थी। शायद यह संकेत था कि हमारी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर अब सचमुच अपने अंत के करीब है। फैसले का दिन आ पहुंचा। सुबह से मेरे सीने में धड़कनें तेज थी। रात भर नींद नहीं थी। पति चुपचाप मेरे पास बैठ रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। कोर्ट कक्ष खचाखच भरा था। जैसे देवर को हथकड़ियों में लाया गया, एक सन्नाटा फैल गया। उसकी आंखों में अब ना कोई घमंड था, न चुनौती, बस थकान और हताशा थी। जज ने लंबा आदेश पढ़ना शुरू किया। सबूत, गवाहियों और रिपोर्ट्स का उल्लेख किया गया। सीसीटीवी फुटेज, पोस्टर और पर्चों की बरामदगी, गुंडों की गवाही, फॉरेंसिक से साबित नकली वीडियो और सबसे अहम मेरी और सास की गवाही। जज ने कहा, यह साफ है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से अपनी भाभी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और पूरे परिवार को भयभीत करने का प्रयास किया। जेल में रहते हुए भी उसने समाज में अफवाह फैलाने और झूठी सामग्री तैयार करने की कोशिश की। अदालत इसे न सिर्फ परिवार के खिलाफ अपराध मानती है, बल्कि समाज और कानून के खिलाफ भी। पूरा कोर्टरूम सांसे साथ हमें सुन रहा था। आखिरकार जज ने कठोर आवाज में फैसला सुनाया। अदालत आरोपी को 7 साल की कठोर सजा और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। इसके अलावा पीड़िता यानी मैं को मानहानि और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया जाता है। यह सुनते ही मेरे शरीर से जैसे बोझ उतर गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के आंसू नहीं, राहत के थे। पति ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में चमक थी। देवर नीचे सिर झुका खड़ा था। उसने सोचा शायद कि इस बार चालाकी और झूठों से बचा लेंगे, लेकिन इस बार अदालत ने साफ संदेश दिया कि सच की जीत होती है। कोर्ट के बाहर जब हम मिले तो वे मोहल्ले वाले लोग जिन्होंने कभी मुझ पर शक किया था, अब सामने आकर सिर झुका रहे थे। माफ़ी मांगी। कुछ ने हाथ जोड़कर कहा, भाऊजी, हमें आप पर पहले भरोसा करना चाहिए था। सास भी मेरे पास है। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही गर्व। उन्होंने हाथ थाम कर कहा, बेटी, तूने सब सहा और हार नहीं मानी। अगर मैं आज जी रही हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। उनके शब्दों ने मेरे दिल की सारी कड़वाहट धो डाली। उस रात घर में पहली बार शांति थी। न कोई डर, न कोई अफवाह, न कोई धमकी, बस एक सुकून था कि अब हम बार बार अपने सच को साबित नहीं करना पड़ेगा। अभी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन इस सफर ने हमें और मजबूत बना दिया। अब चाहे कैसी भी आंधी आए, हम मिलकर सामना करेंगे। मैं उनकी तरफ देखा और मन मन सोचा, हाँ, यह जीत सिर्फ अदालत में नहीं, ये जीत मेरे विश्वास की थी, मेरे धैर्य की थी, मेरे रिश्ते की थी, जो हर तूफान से गुजरकर और भी मजबूत हो। देवर की सजा के बाद जैसे घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले हर दिन डर और बेचैनी से भरा होता था, अब शांति और स्थिरता नजर आने लगी। मोहल्ले में भी लोग हमें इज्जत की नज़र से देखने लगे। जो पहले फुसफुसाते थे, अब सामने आकर आदर जताने लगे। धीरे धीरे पड़ोसी की बातें भी बदल गई। अब मुझे लोग बहूजी बहुत हिम्मत वाली है कहकर पुकारते। पति अब पहले से भी ज़्यादा मेरे साथ खड़े रहते। हमारी बातचीत में अब डर नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाएं होती। उन्होंने एक दिन कहा, अब हमें अतीत को छोड़कर आगे देखना चाहिए। इस घर में फिर से खुशियां भरनी है। सास भी बिल्कुल बदल गई। जो पहले अपने बेटे के पक्ष में खड़ी रहती, अब हर पल मेरी तरफदारी करती। उन्हें पहले मोहल्ले के सामने कहा, मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे बेटे के लिए चुप्पी साधी, लेकिन असल में वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आगे से मैं हमेशा सच का साथ दूंगी।
धीरे धीरे घर में रौनक लौटने लगी। अब डर की जगह बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती, रसोई में पकवानों की खुशबू फैलती और रातें बेचैनी के बजाय सुकून से कटने लगी। हाँ, अतीत के घाव पूरी तरह भर नहीं पाए थे। कई बार यादें दिल को चुभ जाती, लेकिन हर बार पति का हाथ मेरे हाथ में और उनके शब्द मुझे मजबूत कर देते। एक शाम छत पर बैठकर मैंने आसमान की ओर देखा। हवा से अब मुझे कोई बोझ नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, तूफान गुजर चुका है और अब जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।